और फिर मैंने एहतशाम को बताए बगैर अपने सोने की अंगूठी बेच दी। कमेटी भरने का मसला भी हल हो गया था, लेकिन एहतशाम की नौकरी का मसला खत्म नहीं हो रहा था। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही। एहतशाम हद से ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे और ऐसे में उसामा की शरारतें भी उन्हें बुरी लग रही थी। दरअसल उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उनके कंधों पर बहुत बोझ था और उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगर जल्दी नौकरी नहीं मिली तो घर का क्या होगा। वो बात बात पर उसामा को डांटने लगते थे। मैं उन्हें समझा समझा कर थक गई थी कि वो बच्चा है, लेकिन वो भी हालात से परेशान थे। और फिर एक रोज एहतशाम ने उसामा को बहुत जोर से डांट दिया। वो सीधे मेरी सास के पास गया और उनके गले लग कर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी सास से एक बार फिर एहतशाम से नाराज हो गई। वो गुस्से में एहतशाम से कहने लगी कि उसामा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वो 14 साल का हो गया है, ऐसा ना हो कि वो हमसे बागी हो जाए। और यही बात मैं एहतशाम को समझाना चाहती थी कि उसके साथ डांट डपट करना मुनासिब नहीं है। मैं अपना ज्यादा वक्त उसामा को देने लगी ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। घर के हालात बाकी नहीं खराब हो रहे थे। जो जमा पूंजी थी वो घर के खर्चे में लग गई थी, इसीलिए एहतशाम वक्त पर उसामा की फीस भी नहीं भर सकते थे और इस बात का उसे बहुत गुस्सा था। मैं यही कहकर उसे टाल रही थी कि भाई भूल गए होंगे, एक आध दिन भर देंगे। शाम के वक्त जब एहतशाम थके हारे लौटे और मैंने उनसे उसामा की फीस की बात की तो वो कहने लगे, अब मैं उसामा की फीस नहीं भर सकता, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, बस के किराए तक के पैसे नहीं बचे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन हम उसामा को घर बिठा लेते। एहतशाम के बासु का मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि आप उसामा के सामने हरगिज़ भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, मैं कोई ना कोई इंतजाम करती हूँ, हम इस महीने की फीस तो अदा कर देंगे, फिर आगे का अल्लाह मालिक है। एहतशाम कहने लगे, तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? मैंने अपना जेवर का डिब्बा निकाला और एक चेन निकाल कर एहतशाम के हाथ पर रख दी और उनसे कहा कि अब आप इसे फरोख्त कर दें ताकि हम बिल्स की अदायगी भी कर सके और उसामा की फीस भी भर सके। एहतशाम ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं न मर्द नहीं हूँ जो तुम्हारा जेवर फरोख्त करके घर का खर्चा पूरा करूंगा, मैं कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लूंगा। मैंने जबरदस्ती अपनी वो चेन एहतशाम के हाथ पर रख दी और उनसे कहा, ये घर मेरा भी उतना ही है जितना आपका। अगर आप उसामा से मोहब्बत करते हैं तो मुझे भी वो बहुत अजीज है, इसीलिए ऐसी बात ही ना करें कि मैं खुद को खैर समझने लगूं। एहतशाम ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ और कहने लगे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। मैं उसामा का किसी दूसरे स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा है और अब खर्चे भी बढ़ गए हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे तो खर्चे मजीद बढ़ेंगे, इसलिए अभी कोई फैसला लेना होगा। मैं 2 महीने से हामला थी, इसीलिए एहतशाम को होने वाले बच्चों की फिक्र भी सता रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, आपको जैसा मुनासिब लगता है। मैं इस मौके पर एहतशाम को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, जो कि मेरी ख्वाहिश थी कि उसामा को इसी स्कूल में आगे पढ़े, क्योंकि ये स्कूल बहुत ही अच्छा था। एहतशाम ने मेरी चेन बेचकर उसामा की फीस भी भर दी थी और बिल्स की अदायगी भी हो गई थी। मैं पुरसुकून थी कि 1 महीने के लिए तो ये सारे मामले निमट गए। और फिर उसी शाम उसामा बाहर से रोता हुआ घर के अंदर आया। उसके आंसू देखकर मैं परेशान हो गई। उसके माथे पर जख्म भी था। मैंने जल्दी से उसे चुप करवाने की गर्ज से सीने से लगाया, क्योंकि अगर एक बार वो रोना शुरू करता तो फिर उसे खामोश करवाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन उसामा ने ऐसी हरकत की कि मेरा कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं पीछे की तरफ गिर पड़ी। मैं जो उम्मीद से थी मेरी हालत एकदम ही खैर हो गई और दर्द से मेरी चीखें आसमान को छूने लगी। उसी वक्त एहतशाम भी घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने उसामा की हरकत देख ली थी, इसीलिए एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसामा के मुंह पर लगा दिया और फिर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लगे। उसामा चीखते हुए न जाने क्या कुछ कह रहा था। उसके अल्फाज मेरे कानों में पड़ रहे थे और मेरी तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। मेरे सास उसे खींच कर कमरे में ले गई और एम्बुलेंस के आते ही एहतशाम मुझे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंच गए। काफी देर डॉक्टर्स ने मुझे अपनी निगरानी में रखा। मेरा बच्चा जाया हो चुका था, लेकिन हालत पहले से संभल गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और फिर एहतशाम मुझसे पूछने लगे क्या हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि उसामा रोते हुए बाहर से घर में आया था। मैंने तो उसे चुप करवाने की गर्ज से अपना करीब किया था। मुझे नहीं मालूम कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शाम तक डॉक्टर्स ने हमें अस्पताल से छुट्टी दे दी और फिर जब हम घर पहुंचे तो मेरी सास मेरी हालत पूछने के लिए मेरे पास भी नहीं आई। वो उसामा के साथ कमरे में ही थी। एहतशाम का मिजाज बिगड़ा हुआ था। ना ही वो उसामा के पास गए थे और ना ही अपनी माँ के पास। मैंने एहतशाम से कहा कि आप उसामा को बुला कर लाए। मैं पूछना चाहती हूँ आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सगे भाइयों से ज्यादा उसे मोहब्बत थी, उसका ख्याल रख, लेकिन न जाने क्यों उसने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उसका बाहर शायद किसी से झगड़ा हो गया था, तो फिर उसने बदला मुझसे क्यों लिया। ये कहकर मैं रोने लगी तो एहतशाम परेशान हो गए। कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, उसामा से मैं खुद बात कर लूंगा। लेकिन मैं उसामा से खुद पूछना चाहती थी कि मेरे बार बार कहने पर एहतशाम ने उसामा को आवाज दी तो मेरी सास उसके साथ हमारे कमरे में चली आई।
मैंने उसामा से पूछा कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, फिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? जबकि तुम्हें भी ये बात मालूम थी कि तुम चाचू बनने वाले हो। उसामा कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मैं चाचू बनूं या फिर भाई का कोई बच्चा हो। आप जब इस घर में रुखसत होकर आई थी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर आप बुरी हो गई। आपने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। आपकी वजह से भाई ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये कहकर उसामा जोर जोर से रोने लगा और मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे पूछा, आखिर मेरा कसूर क्या है? वो कहने लगा, आपकी वजह से सब कुछ बदल गया है। भाई बदल गए। अब वो ना ही मुझे वक्त देते, ना ही मोहब्बत करते। अब तो उन्हें मेरी जरूरतें और ख्वाहिशें भी खर्चा भी मालूम होने लगी है। वो कहने लगा कि जब पिकनिक पर जाने की बात आई तो मैंने उसके भाई को उससे पैसे नहीं दिए। वो कहने लगा, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। भाई ने कहा था कि वो वही करेंगे जो आपका हुक्म होगा, यानी आपने उन्हें हुक्म दिया था कि वो मेरे पिकनिक के पैसे ना भरे। मेरे सामने आप मोहब्बत का झूठा ड्रामा करती थी और मेरे पीठ पीछे भाई को मेरे ही खिलाफ करती थी। कल मैंने खुद अपने कानों से सुना, भाई मुझे किसी छोटे स्कूल में दाखिल करवाना चाहते क्योंकि आपके और आपके बच्चों के खर्चे पूरे हो सके। आपके खाते भाई मेरे मुस्तकबिल को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी औलाद हो। अपने 14 साल देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने मेरी और एहतशाम की आधी अधूरी बातें सुनी थी और उसका पूरा मतलब खुद से निकाल सरासर गलती की थी। मैं और एहतशाम दोनों ही हैरान थे और मेरी सास वो भी उसामा की तरफदारी करते हुए कह रही थी कि बहू तुमने अच्छा नहीं किया। ये सब सुनने के बाद एहतशाम परेशानी से उसामा को देखते हुए कहने लगे, फिर गलत फहमी होगी है, तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं किया और फिर इन्होंने अपनी माँ और भाई को वो सच बता दिया जो उनकी खातिर ही छुपा रखा था। एहतशाम ने जब उन दोनों को बताया कि उनकी नौकरी छूट गई है तो वो दोनों एकदम खामोश हो गए। एहतशाम रोने लगे और उठते हुए कहने लगे कि मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। तुम्हारी भाभी ने अपनी चेन बेचकर तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करवाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारा स्कूल बदलवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी भाभी ने ही मुझे रोका और जब कदम ना उठाने दिया और तुमने न जाने कैसे खुद ही हर बात का गलत मतलब निकाल लिया। ये बात सुनते ही मेरी सास ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और उसामा को तो यकीन ही नहीं आया। और फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और रोने लगा। मैंने फौरन से उठकर गले लगा लिया क्योंकि मेरे लिए तो अभी वो मासूम बच्चा ही तो था। अलबत्ता मुझे इस बात का बहुत दुख था, उसने गलतफहमी में हक मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। मैंने दिल से उसे माफ कर दिया। मेरी सास ने भी मुझसे माफी मांगी और कहने लगी कि उन्हें लगा कि मैंने रवायती बहुओं की तरह उनके बड़े बेटे को उनसे छीन लिया है, शायद इसीलिए वो भी सच्चाई ना देख सके। मैंने उसामा से वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं इसका स्कूल नहीं बदलने दूंगी। अभी खुदा का करना ऐसा हुआ, 1 हफ्ते बाद मेरे शोहर की अच्छी जगह नौकरी लग गई, घर के हालात बेहतर हुए तो उसामा का स्कूल बदलवाने की नौबत भी ना आए, सब कुछ फिर से ठीक हो गया। अलबत्ता मैंने अपनी औलाद खो दी थी। उसामा ने मुझे बाद में बताया था कि जिस दिन उसामा ने मुझे धक्का दिया था उस दिन उसका गली में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था। वो गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करता था और वो सब लड़के पैसे मिलाकर क्रिकेट खेलने और फिर जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम अपने पैसों से ट्रीट दिया करती थी। मगर उस दिन उसामा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसीलिए उसकी टीम ने उसे अपने खिलाड़ी के तौर पर खिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सब लड़कों के साथ पैसे मिलाने के काबिल नहीं था और इसी बात पर उसका पूरी टीम से झगड़ा हो गया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मारपीट भी की थी और फिर वो तेज के आलम में ही घर आ गया था। घर में दाखिल होते ही जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसे लगा कि कहीं न कहीं सब की वजह मैं हूँ और इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया था। उसामा की बात सुनकर मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा था। उसने मेरे बेलौस मोहब्बत को बिल्कुल बेमानी समझा था, लेकिन शायद इंसान से ऐसी गलतियां हो ही जाती है। मैं दिन रात खुदा से दुआ करती हूँ कि जल्द ही मुझे औलाद की खुशी भी मिल जाए। कभी कभी उसामा मेरे सामने बैठता है तो रो पड़ता है, उसे अपने किए पर पछतावा है। मैं उसे समझाती हूँ कि अब माजी को भूल जाओ, जो होना था होगा, लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कभी भी आधी अधूरी बात सुनकर कोई फैसला न करे। जरूरी नहीं है कि जो नजर आए वही सच हो। कभी कभी वो रिश्ते भी हमसे मुखलिस होते हैं जो हमारे खून के नहीं होते। उस बात एहसास और समझने की है। मैंने उसामा को दिल से अपनाया था, वो इस बात को शायद समझ ही नहीं सका। उसे लगा कि मैं भी दूसरी औरतों की तरह उसके और उसके भाई के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। और बाद में जब इस बात का उसे एहसास हुआ तो उसने ना सिर्फ मुझसे माफी मांगी बल्कि अपने किए पर वो आज तक नादिम है।